नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका यह 47वां भाग है। इसमें हम रोमन भूगोलवेताओं का योगदान पढ़ रहे हैं। रोमन भूगोलवेताओं में हमने दो भूगोलवेताओं के बारे में पढ़ लिया था, स्ट्रैबो और पोम्पोनियस मेला। अब इसमें कुछ विद्यार्थी हैं वो सिलेबस के बारे में पूछते रहते हैं, तो सिलेबस आप यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो दिया गया है, हालांकि वहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। तो मैं इसका जो सिलेबस है वो आपको यूनिट वाइज थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूँ, कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इसमें लगते हैं। जो पहली यूनिट है उसमें भूगोल की प्रकृति है, अर्थ है एवं परिभाषा है, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। भूगोल की प्रकृति, अर्थ एवं परिभाषा। तो भूगोल की अर्थ की प्रकृति है, उसका अर्थ है एवं उसकी परिभाषा के बारे में हमने इसमें पढ़ लिया है। इसके अलावा इसके अंदर अगला जो टॉपिक है वह है आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी भूगोल की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। भूगोल की आधुनिक प्रवृत्तियाँ, यानी पहला जो टॉपिक था द नेचर ऑफ जियोग्राफी, मीनिंग एंड डेफिनेशंस एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन जियोग्राफी, भूगोल की आधुनिक प्रवृत्तियाँ। इसके अलावा प्लेस ऑफ जियोग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेज, यानी विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान, विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान। तो विभिन्न विज्ञानों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसमें भूगोल का क्या स्थान रहता है वो भी हमने पढ़ लिया था। प्रकृति, अर्थ, परिभाषा, भूगोल की आधुनिक प्रवृत्तियां हमने पढ़ ली। विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल के स्थान को भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ भूगोल का संबंध, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, भूगोल का संबंध कह सकते हैं या संबंध कह सकते हैं। भूगोल का संबंध, ये भी हमने पढ़ लिया था। यानी प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेज, नेचुरल एंड सोशल साइंसेज एंड रिलेशंस विद अदर सोशल साइंसेज। अब इसके अलावा भूगोल के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी। इसमें हमने पढ़ना होता है लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फिजिकल कंडीशंस, यानी पृथ्वी की सतह पर अवस्थिति और भौतिक स्थिति। पृथ्वी की सतह पर अवस्थिति एवं
भौतिक स्थिति। तो ये भूगोल के तत्वों में हमने पढ़ना है। इसके अलावा भूगोल के जो तत्व हैं सामान्यतः हमने भूगोल पर पृथ्वी की सतह पर स्थिति और भौतिक स्थिति के बारे में सामान्य जानकारियां हैं वो हमने पढ़ ली हैं। इसके अतिरिक्त जो पहली यूनिट है उसमें रहता है फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन रिस्पॉन्स, यानी जीवन के रूप और मानव प्रतिक्रिया, जीवन रूप और मानव प्रतिक्रिया, रूप एवं मानव प्रतिक्रिया। और इसके अलावा इस यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इन इंडिया, वो भी हमने पढ़ लिया। भारत में आधुनिक भूगोल का विकास। भारत में आधुनिक भूगोल का विकास। तो ये आपकी प्रथम यूनिट है जिसमें भूगोल की प्रकृति, अर्थ एवं परिभाषा, भूगोल की आधुनिक प्रवृत्तियां या भूगोल में आधुनिक प्रवृत्तियां, विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल का स्थान, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ भूगोल का संबंध, ये भी हमने पढ़ लिया। भूगोल के तत्व हमने पढ़ लिए, पृथ्वी की सतह पर स्थिति एवं भौतिक स्थिति, इसके अलावा जीवन रूप एवं मानव प्रतिक्रिया, इसके अलावा भारत में आधुनिक भूगोल का विकास। तो ये यूनिट हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। इसमें से कोई एक दो टॉपिक बचे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब पहली यूनिट हमने पढ़ ली। वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं वह दूसरी यूनिट का की विषय वस्तु है, जिसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। दूसरी यूनिट जैसे जैसे हम अब दूसरी यूनिट कंप्लीट करने के बाद जैसे तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, तीसरी यूनिट का सिलेबस भी आपको उससे पहले बता दिया जाएगा साथ में। सेकेंड यूनिट जो है उसमें है ज्योग्राफी ऑफ वैदिक एज एंड ज्योग्राफी ऑफ पुराना, यानी वैदिक युग का भूगोल और पुराणों का भूगोल। वैदिक युग का भूगोल और पुराणों का भूगोल। अब इसमें वैदिक युग के भूगोल में और पुराणों के भूगोल में हमें पढ़ने हैं द्वीप एवं सागर, द्वीपाज एंड ओशियन एंड रिवर एंड माउंटेन सिस्टम, यानी द्वीप एवं सागर, नदियां एवं पर्वत तंत्र, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा इसका अगला जो टॉपिक है वह है एनिसेंट क्लासिकल ज्योग्राफी, यानी प्राचीन शास्त्रीय भूगोल, जो कि हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। प्राचीन शास्त्रीय भूगोल, इसमें ग्रीक एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन जियोग्राफर्स, यानी यूनानी एवं रोमन भूगोलवेताओं का योगदान। ये हम रोमन भूगोलवेताओं का योगदान हम पढ़ ही रहे हैं और यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा प्रारंभिक मध्यकालीन भूगोल में अरब भूगोलवेताओं का योगदान। प्रारंभिक मध्यकालीन यानी अर्ली मिडिएवल, मध्यकालीन भूगोल में अरब भूगोलवेताओं का योगदान।
तो ये अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्रारंभिक, या जिसको हम कह सकते हैं अर्ली मिडेवियल ज्योग्राफी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब जियोग्राफर्स। अब लेट मिडेवियल यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं अंतिम मध्यकालीन भूगोल, मध्यकालीन भूगोल है अंतिम मध्यकालीन भूगोल। मध्यकालीन भूगोल। अब इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है, जिसमें एज ऑफ ट्रेवल्स यानी यात्राओं का युग हम कह सकते हैं, एक्सप्लोरेशन यानी अनुसंधान का युग कह सकते हैं, एंड डिस्कवरीज यानी खोज का काल कह सकते हैं, यानी यात्राओं, अनुसंधान एवं खोजों का काल। यात्राओं, अनुसंधान एवं खोजों का काल। तो ये हमारी दूसरी यूनिट है जिसका सिलेबस ये है वैदिक युग का भूगोल और पुराणों का भूगोल, जिसमें हमने द्वीप, सागर, नदियाँ, पर्वत तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया है। प्राचीन शास्त्रीय भूगोल में यूनानी भूगोलवेताओं का योगदान हमने पढ़ लिया। अब रोमन भूगोलवेताओं का योगदान है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमें आगे इस यूनिट में पढ़ना है प्रारंभिक मध्यकालीन भूगोल में अरब भूगोलवेताओं का योगदान, और अंतिम मध्यकालीन भूगोल में यात्राओं, अनुसंधान और खोजों के काल के बारे में। तो ये हमारी दूसरी यूनिट है। अब दूसरी यूनिट जैसे ही कंप्लीट होगी तीसरी यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, उस समय आपको तीसरी यूनिट का सिलेबस भी बता दिया जाएगा। तो ये आपका 2 यूनिट का सिलेबस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले जो रोमन विद्वान है वो है प्लिनी। पहली शताब्दी के 27वें वर्ष में इनका जन्म हुआ था। 27 से 79 ईस्वी इनका समय रहा है। अब इनका जन्म है वो उत्तरी इटली के विकोना नामक स्थान पर हुआ था। जन्म उत्तरी इटली के ये भूगोलवेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने नीरो और टाइटस जो शासक हुए हैं उनके शासनकाल में कई उच्च जो पदों पर इन्होंने काम किया था। ये एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी थे। नीरो के शासनकाल में भी इनके द्वारा उच्च पदों पर कार्य किया गया, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। इसके अतिरिक्त जो टाइटस हैं उनके शासनकाल में भी इनके द्वारा एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया गया था, नीरो और टाइटस। तो ये एक प्रसिद्ध कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी थे। इसके साथ साथ ये एक महान भूगोलवेता होने के साथ साथ एक गणितज्ञ भी थे। एक महान भूगोलवेता भी ये थे और एक गणितज्ञ भी थे। ये कह सकते हैं ये भूगोलवेता एवं गणितज्ञ दोनों थे। इन्होंने पृथ्वी को एक पिंड के रूप में माना, अर्थात पृथ्वी का पिंडाकार रूप इनके द्वारा स्वीकार
किया गया। इसके अलावा प्लिनी ने बताया कि पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसके कारण ही क्या है, ऋत्विक परिवर्तन होते हैं। इनके अनुसार या इन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है जिसके कारण ऋत्विक परिवर्तन या ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्योंकि झुकी हुई होने के कारण जब इसकी सूर्य के साथ स्थिति बदलती है तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, जिसके कारण ताप परिवर्तन होता है, जिससे शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु है वो बनती है। तो इस प्रकार प्लिनी ने माना था कि पृथ्वी है वो पिंडाकार है और वह अपने अक्ष पर या धुरी पर झुकी हुई है, जिसके कारण क्या है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। उसने विभिन्न भागों के भौगोलिक वर्णन किए, इसके साथ साथ में वहाँ की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं या आकाशीय दशाएं हैं उनका भी वर्णन इनके द्वारा किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक वर्णन के साथ साथ आकाशीय हम कह सकते हैं वायुमंडलीय वर्णन भी प्रस्तुत किए। तो ये भौगोलिक वर्णन के साथ साथ में इनकी जो ग्रह नक्षत्रों से संबंधित या वायुमंडल से संबंधित आकाशीय जो वर्णन है वो भी इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अब इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरल, यानी प्राकृतिक इतिहास। प्रसिद्ध पुस्तक ये थी प्राकृतिक इतिहास। हिस्टोरिया नेचुरलिस या प्राकृतिक इतिहास इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी। हिस्टोरिया नेचुरल जो पुस्तक है या प्राकृतिक इतिहास जो पुस्तक है उसमें इन्होंने 37 खंडों में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों का वर्णन किया है। इसके कुल कितने खंड हैं? 37 खंड इस पुस्तक के हैं, जिसमें इन्होंने अलग अलग विषयों से संबंधित भूगोल के अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित प्राकृतिक इतिहास में इन्होंने जैसे पृथ्वी का आकार है, धरातलीय स्वरूप है या भौगोलिक वर्णन है, वायुमंडलीय वर्णन है, इस प्रकार के वर्णन है वो इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त 3 पुस्तकें और भी इनकी मिलती हैं जिसमें इन्होंने जर्मनी के युद्धों का वर्णन किया है, समकालीन जो इतिहास है, इसके अलावा मौसम विज्ञान, ये पुस्तक हैं इनकी। 3 अन्य पुस्तकें भी मिलती हैं, यानी कुल मिलाकर इनके 4 पुस्तकें मिलती हैं, जिसमें हिस्टोरिया नेचुरल्स, हिस्ट्री ऑफ वार्स इन जर्मनी, हिस्ट्री ऑफ हिज ओवन टाइम्स और मेटीरियोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, ये 4 पुस्तकें हैं वो इनकी मिलती हैं। तो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी हिस्टोरिया नेचुरल। इसके अंदर हिस्टोरिया नेचुरल जो पुस्तक है ये 37 खंडों में प्रकाशित हुई है। इसके प्रारंभिक जो 2 खंड हैं उसमें आकाशीय पिंडों का वर्णन किया गया है, पृथ्वी के आकार और धरातल का वर्णन किया गया है। प्रथम 2 खंडों में आकाशीय पिंडों का वर्णन, पृथ्वी का
आकार, धरातलीय स्वरूप, इन सारी चीज़ों का वर्णन है वो इसके प्रथम 2 खंड है उनमें किया गया है। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये भौतिक भूगोल से संबंधित जो चीज़ें हैं इनका प्राथमिक 2 खंडों में वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें इन्होंने धरातल स्वरूप के अलावा मौसम का भी वर्णन है वो इनके द्वारा किया गया है। हालांकि एक पुस्तक इनकी मेटेरियोलॉजी अलग से है जिसमें मौसम विज्ञान का वर्णन है, लेकिन इसमें भी इन्होंने क्या है मौसम का वर्णन प्रस्तुत किया है। तो ये तो हो गए इसके प्रथम 2 खंड। अब अगले जो खंड हैं यानी 3 खंड से लेकर के आगे के जो खंड हैं, जैसे तीसरे खंड से लेकर के जो छठा खंड है उसमें विभिन्न प्रदेशों का जो भौगोलिक वर्णन है वो इनके द्वारा किया गया है। तीसरे से छठे खंड में विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन। ये जो पुस्तक प्राकृतिक इतिहास या हिस्टोरिया नेचुरल्स की हम बात कर रहे हैं, जिसके 3 से 6 नंबर खंड जो है विभिन्न प्रदेशों के भौगोलिक वर्णन किए गए हैं। वहाँ के धरातलीय स्वरूप, वहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ वगैरह जो पाई जाती है उनके वर्णन है वो इनके द्वारा इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो 7वां और 11वां खंड है उसमें मानव शास्त्र और जीव विज्ञान का वर्णन मिलता है 7 से लेकर के 11वें खंड में। 7 से 11 इसमें मानव शास्त्र तथा जीव विज्ञान का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें मानव शास्त्र और जीव विज्ञान का वर्णन है वो 7 से 11 जो खंड है उसमें किया गया है। यानी मानव भूगोल से एक प्रकार से हम संबंधित इसको कह सकते हैं, मानव शास्त्र का वर्णन इसमें देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा शेष खंड हैं वो लगभग सारे के सारे जो वनस्पति विज्ञान से संबंधित हैं, ये वनस्पति विज्ञान का ज़्यादा वर्णन इसमें मिलता है। शेष खंडों में वनस्पति विज्ञान, तो शेष खंडों में वनस्पति विज्ञान का वर्णन इसमें मिलता है। वनस्पतियों से संबंधित जानकारियां इसमें देखने को मिलती हैं, उनके समूह के बारे में, उनके जो जलवायु का प्रभाव या किस प्रकार से उनका वितरण पाया जाता है जो ज्ञात भूखंड थे उनके ऊपर, तो उसका वर्णन है वो इसमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो हिस्टोरिया नेचुरल जो पुस्तक है उसके जो पहले 3 खंड हैं यानी पहले से लेकर के 3 खंड है उसमें आकाशीय पिंडों का, पृथ्वी का वर्णन है, पृथ्वी के आकार, स्वरूप, धरातल और मौसम का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। 3 से 6 खंडों में विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक वर्णन, इसके अलावा 7 से 11 जो है उसमें मानव शास्त्र एवं जीव विज्ञान का वर्णन मिलता है और बाकी जो खंड बचते हैं उसमें वनस्पति शास्त्र का वर्णन है वो किया गया है। तो इनकी सर्वाधिक पुस्तक जो प्रसिद्ध रही है वो है हिस्टोरिया नेचुरल्स और या प्राकृतिक इतिहास जिसको हम कह सकते हैं, ये 37 खंडों में प्रकाशित हुई है। अन्य इनकी जो पुस्तकें रह जाती हैं उनके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।